गिरिराज किशोर की कहानी। पांचवा पराठा। हिंदी से तर्जुमा सलाम बिन रज़्ज़ाक। बिट्टी बड़ी और बिट्टू छोटा। बिट्टी स्कूल जाते जाते अब तीसरी क्लास में पहुंची है। मेहनती है, समझदार है, लेकिन कभी कभी घपला हो जाता है। बिट्टू के दाखिले की कोशिश 2 साल से होती आ रही है। पिछले साल भी दाखिला नहीं हो पाया। बापू के पास ना तो पैसे ही हैं और ना वो किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो बिट्टू का दाखिला करा सके। मोहल्ले के 15-20 मकानदारों ने 5-5 रुपए महीने पर रात को पहरा देने के लिए रखा है। वो उन्हीं से जाकर कहते हैं। वादा सब कर लेते हैं लेकिन होता कुछ नहीं। बापू की नौकरी पहले एक मिल में थी, करीब 2 साल से बाहर है। शुरू में कुछ दिन की छटनी हुई थी। सब मजदूरों को बिठा दिया गया था। बहुत से मजदूर तो काम पर ले लिए गए। बापू अभी तक बाहर हैं। बापू कभी कभी बहुत दुखी होते हैं। अरे काम की कमी के सबब बिठाते तो बात थी, लगता है काम करना ही काल हो गया। उन जैसे जितने भी बैठे आज तक उठ ही नहीं पाए। माँ आसपास के घरों में काम करने जाती है। कुल मिलाकर 30-40 रुपए माँ को मिल जाते हैं। वो अपने कर्मों को रोती रहती है। 2.5-3 घंटे सुबह काम करो, उतना ही शाम को 30 रुपए मिलते हैं। आदमी के जिस्म और मेहनत का तो ब्याज तक नहीं मिलता। जिस्म की कीमत ही नहीं तो ब्याज क्या मिलेगा। बिटिया स्कूल जाती है, उसे महीने में 30 दिन खाली पेट ही जाना पड़ता है। कभी बापू ड्यूटी पर से जल्दी आ गए और चाय बन गई तो पेट में 2 घूंट चाय पड़ जाती है, वरना वो भी नहीं। यही उसके दुख का सबसे बड़ा सबब है। वो चाहती है दिन में मिले ना मिले, लेकिन स्कूल जाते वक्त जरूर पेट भरा रहे। स्कूल में सारा दिन पेट में कुछ चूं चूं करता रहता है। ध्यान बंटता है। मास्टर जी बोलते रहते हैं और उसका ध्यान पेट की चूं चूं में लगा रहता है। दूसरे बच्चे हैं, वो खाकर भी आते हैं और पैसे भी लाते हैं। रिसेस में वो खेलती रहती है और बच्चों को चाट चटोरे खाते देखती रहती है। पहले उसका एक दोस्त था जो वो खुद खाता था, उसे भी खिलाया करता था। उसकी इस अदा से वो उसके करीब आ गई थी। एक दिन वो पैसे नहीं लाया। दोस्त ने उससे कहा, आज तू खिला। बिट्टी कहाँ से खिलाती, नहीं खिलाया। दोस्त ने उसे ताना दिया, तू भी तो कभी खिलाया कर, या बस खाने ही खाने को है। उसे बहुत रोना आया। बाद में उस दोस्त ने बिट्टी को बुलाया भी, मगर वो गई नहीं। बैठने भी दूसरी जगह लगी। बोलना चालना तो बंद सा हो ही गया। वो बात उसने घर पर आकर नहीं बताई, लेकिन वो बात अंदर ही अंदर उसे खाती रही। इस वाक़ये के बाद कुछ दिन तक तो बिट्टी चुप रही। फिर एक दिन वो माँ पर बरस पड़ी। सब बच्चे घर से कुछ खाकर आते हैं, तू हमें न खाने को कुछ देती है और न ले जाने को, हम क्या करें। स्कूल में भूख लगती है, भूखे पेट हमसे नहीं पढ़ा जाता। बापू के बारे में वो कभी कुछ नहीं कहती थी। उस दिन बापू पर भी गुस्सा आ गया। बापू मिल में काम करने क्यों नहीं जाते? जब मिल में काम पर जाते थे तो खाने को मिलता था। अब घर में बैठे रहते हैं। कानपुर में इतनी सारी मिलें हैं, सब काम करने जाते हैं। माँ को उसके बड़बोलेपन पर गुस्सा आ गया। उसने बिट्टी की खूब मरम्मत की। बिट्टी रोती हुई कहती रही, माँ अब माफ़ कर दे, अब नहीं कहूँगी। भूखी मर जाऊंगी पर कभी खाना नहीं मांगूंगी, किसी को कुछ नहीं कहूंगी। माँ गलती हो गई। मगर माँ ने तब तक नहीं छोड़ा जब तक मारते मारते खुद थक नहीं गई। पिटाई के बाद माँ का दिल बहुत तड़पा। बच्ची का क्या कसूर था? बच्चा है तो भूख लगेगी ही। आदमी बाहर की आग तो बर्दाश्त भी कर ले, अंदर की आँच नहीं सही जाती। बिट्टी का दिल भी गिर गया। माँ ने प्यार भी किया। वो नहीं बोली तो नहीं बोली। भाई उसके चारों तरफ मंडलाता रहा। वो उसे नज़रअंदाज करती रही। गुदगुदी करके बुलवाना चाहा, पर बिट्टी ने उसे धकेल कर हटा दिया। चुपचाप अपने स्कूल का काम किया और ऐन गैन हो गई। चूंकि बिट्टी बड़ी थी और माँ के हाथ से खूब मार खा चुकी थी, इसलिए माँ का दिल उसी में अटका था। माँ को उस दिन एक घर से महीने की पगार के 10 रुपए मिले थे। रुपए हाथ में आते ही उसे बिट्टी का ख्याल आया। उसे पराठे पसंद थे। थोड़ी देर तक वो शशोपंज में रही। पराठे बनाए तो कई दिन की रोटी ये पराठे निकल जाएंगे, लेकिन बिटिया की शक्ल रह रहकर उसकी आंखों के सामने घूम जाती थी। उसका दिल तड़प उठता था कि उसे किसी तरह मुस्कुराते हुए देखे। बिट्टी को जो बात लग जाती है तो लग जाती है, मुश्किल से ही निकलती है। उसकी नज़र में बिट्टी को मुस्कुराते हुए देखने का एक ही तरीका था। उसने चुपचाप पराठे बनाने की तैयारी कर ली। पराठे ही उसके होठों पर मुस्कुराहट वापस ला सकते थे। तकरीबन 1 कटोरी खुला डालडा खरीदा। 1.5 रुपया उसमें चला गया।
اس کا دل قدرے کسمسایا۔ سوکھے آلو اسے زیادہ پسند تھے، لیکن اس نے گیلے آلو بنانے کا فیصلہ کیا۔ 4 بڑے بڑے آلو خریدے، قریب قریب 8 آنے اس میں نکل گئے۔ آٹا خریدا، 10 روپے میں سے صرف 2 روپے بچے۔ اس نے سوچ لیا کہ وہ سارے کا سارا آٹا پراٹھے میں ہی نہیں لگا دے گی، تھوڑا بچا لے گی۔ اس خریداری کے بعد اسے یہ بات ستانے لگی کہ ذرا سی بات کے لیے لگ بھگ مہینے بھر کی پوری طلب ہی پھونک دی، لیکن اپنی اس سوچ کے کواڑ اس نے زبردستی بند کیے اور ان سے پیٹھ اڑا کر کھڑی ہو گئی کہ کہیں پھر نہ کھل جائیں۔ اس کے باوجود اس کے کانوں میں لگاتار کوئی سرگوشی کر رہا تھا، ایک وقت کے کھانے میں 8 روپے، تیرا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ اس سرگوشی کی طرف سے بھی اس نے کانوں میں روئی ٹھونس لینے کی ٹھان لی۔ پھر دوسری بات اسے تنگ کرنے لگی، بچوں کا لاڈ پیار غریبوں کے لیے منع ہے، پاپ ہے۔ آدمی اپنے حق میں بھی گناہ کرتا ہے اور ان کے حق میں بھی۔ اس بات سے بھی اس نے منہ موڑ لیا اور تیزی سے چلنے لگی۔ چلتے چلتے شوہر کی حالت کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ کتنا دوڑے، کتنا پیسہ کھلایا، ایک ایک چیز تک گروی ہو گئی۔ اس کڑکی میں روٹی کو ہم نہیں کھاتے، روٹی ہمیں کھاتی ہے۔ پراٹھوں کا منہ تو اور بھی بڑا ہوتا ہے۔ ماں نے گھر جا کر چپ چاپ آٹا گوندھا، سبزی بنائی، نام کے لیے تھوڑا سا گھی ڈالا کہ تھوڑی رونق آ جائے۔ پراٹھے سینکتے وقت ذرا سا گھی چھوا دیا۔ سب سے پہلے بٹی کو پکارا، پھر بٹو کو آواز لگائی۔ بٹو پہلے آ گیا۔ بٹی تھوڑا نخرے کے ساتھ آئی، شاید وہ نہ بھی آئی ہوتی، لیکن پراٹھے سینکنے کی خوشبو نے اچانک اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ پراٹھے بنتے دیکھ کر اس کی ساری ناراضگی مسکراہٹ میں بدل گئی۔ کنویں میں کانٹا ڈال کر جیسے ڈول نکالا جاتا ہے، اسی طرح بٹیا کی ہنسی ماں کی خوشی کو بھی باہر نکال لائی۔ ماں نے پراٹھا سینکنا بند کر کے اسے کھینچ کر گلے سے لگا لیا اور بنا کچھ کہے آنچل سے آنکھیں پوچھنے لگی۔ بٹو ہنسے جا رہا تھا، بٹی کو چڑھا رہا تھا۔ اے بٹی دیدی، روز ماں سے پٹا کر تجھے ماں کے گلے لگنے کو ملے گا اور ہمیں پراٹھے کھانے کو۔ ماں نے ہنس کر اسے ڈپٹ دیا۔ چپ رے، بہت بولتا ہے۔ چونکہ بٹی بڑی بھی تھی اور ماں کے ہاتھ سے پٹی بھی تھی، ماں نے پہلا پراٹھا بٹی کے سامنے ہی پروسا۔ بٹو اس بات سے چڑ گیا اور بیٹھا بیٹھا غصے میں پیر چلانے لگا، زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ ہمیں روز مارتی ہے تو کچھ نہیں، اور دیدی کو ایک آدھ بار مار دیا تو اس کے لیے پراٹھے بننے شروع ہو گئے۔ دیدی کو ہی سب پوچھتے ہیں، ہمیں کوئی نہیں پوچھتا، ہم تو فالتو ہیں۔ جب ہم پہلے آئے تو پراٹھا دیدی کو پہلے کیوں دیا؟ ماں اسے سمجھاتی جا رہی تھی، تو میرا بہت راجا بیٹا ہے، دیدی کا کیا؟ دیدی تو اپنے گھر چلی جائے گی، تو میرے پاس ہی رہے گا۔ جانے والے کو کھلا پلا کر جلدی سے رخصت کر دینا چاہیے۔ دیدی چلی جائے گی تو دونوں ماں بیٹے روز پراٹھے بنا کر کھایا کریں گے۔ لیکن بٹو ضد پر اڑا تھا۔ بٹی کا ہاتھ بار بار لقمہ توڑنے کے لیے بڑھتا تھا اور رک جاتا تھا۔ اس کا چہرہ مرجھاتا جا رہا تھا اور کھسیاہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ آخر اس نے اپنا پراٹھا اٹھا کر اس کی تشتری میں ڈال دیا اور تیزی سے بولی، لے کھا، نگل۔ بٹو نے جھٹ سے رونا بند کیا اور پراٹھا کھانے میں جٹ گیا۔ کھاتے کھاتے وہ بٹی کی طرف دیکھتا جا رہا تھا، حالانکہ اس کی آنکھیں گیلی تھیں، لیکن وہ ہنس رہا تھا۔ پراٹھا بناتے بناتے ماں اب اسے سمجھانے لگی تھی، اس کی بات کا برا مت مان، یہ تو سرے سے بگڑ گیا ہے، دن بھر ڈھور کی طرح گھومتا ہے۔ جس دن یہ اسکول جائے گا گنگا نہاؤں گی۔ اتنا جل ککڑ ہے کہ بہن کے منہ میں پانی کا گھونٹ تک جاتے نہیں دیکھ سکتا۔ بٹو کھانے میں مگن تھا اور بٹی کو طرح طرح کا منہ بنا کر چڑھا رہا تھا۔ ماں کی بات کا اس پر ذرا سا بھی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ ماں نے اگلا پراٹھا بٹی کو پروس دیا۔ بٹی نے آنکھیں پوچھ کر پراٹھا کھانا شروع کر دیا۔ بٹی نے جیسے ہی کھانا شروع کیا، بٹو فوراً بولا، بٹی دیدی کو تم پراٹھے دو یا نہ دو، میں پیٹ بھر کر پراٹھے کھاؤں گا۔ ماں کا چہرہ تھوڑا اتر گیا، آگ جل رہی تھی۔ پراٹھے سینکتے وقت خوب دھواں اٹھ رہا تھا۔ ماں پہلے اسے دیکھتی رہی، پھر بولی، زیادہ پراٹھے کھانے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے، ٹٹیاں آنے لگتی ہیں۔ جن کو پراٹھے کھانے کی عادت ہوتی ہے ان کی بات اور ہوتی ہے۔ پراٹھے وہ بھی گیہوں کے، ہضم کرنے کو فولاد کا پیٹ چاہیے، بس دو دو ملیں گے، باپو بھی تو کھائیں گے نا۔ بٹی نے ماں کی طرف دیکھا، گردن نیچی کر کے کھاتی رہی۔ ماں نے بھی بٹی کو اپنی طرف دیکھتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ بٹی کا پہلا پراٹھا ختم ہو گیا تھا، توے پر پراٹھا سک کر تیار تھا۔ بٹو کا پراٹھا بھی ختم ہو رہا تھا، ایک دو لقمے باقی تھے۔ ماں نے پراٹھا جلدی سے بٹی کی تشتری میں ڈال دیا۔ بٹی کی بانچیں کھل گئیں۔ بٹی نے گرمی کی پرواہ کی نہ ٹھنڈے کی، جلدی سے ٹکڑا توڑا، آلو کے پانی میں بھگویا اور کھانا چالو کر دیا۔
बिट्टू ने शोर मचा दिया। फिर बिट्टी दीदी को दे दिया। हम भी खा चुके थे। माँ ने उसे झिड़का, कच्चा ही दे दूं क्या? सीखते सीखते तो सीखेगा। पर वो बड़बड़ करता रहा। जब हमें कोई चाहता ही नहीं तो हमें भगवान अपने पास क्यों नहीं बुला लेता? माँ जोर से चिल्लाई, अगर अब फिर ऐसी बात कही तो जबान पर गर्म गर्म चिमटा रख दूंगी। भगवान को बुलाने के लिए ही तो हड्डियां गला गला कर पाल रहे हैं तुझे। पराठा सीख गया था, उसे उसकी रकाबी में रख दिया। बगैर माँ की डांट का ख्याल किए बिट्टू पराठा खाने में लग गया। माँ की नजर बार बार बिटिया पर जा रही थी। आधा पराठा तो उसने जल्दी जल्दी खाया था, अब वो छोटे छोटे टुकड़े तोड़ रही थी। इस तरह गोया वो बचे हुए पराठे को देर तक खाना चाहती थी। सब्जी भी वो ज्यादा नहीं लगा रही थी, ज्यादातर शोरबे में ही टुकड़ा भिगोती थी। कभी कभी आलू का टुकड़ा तोड़कर पराठे के टुकड़े के साथ खा लेती थी। बिट्टू जल्दी जल्दी खा रहा था। वो अगला पराठा उठा लेने के चक्कर में था। उसे इस बात का भी अंदेशा था कि माँ अगला पराठा भी दीदी की तश्तरी में न डाल दे और उसकी छुट्टी हो जाए। इस बीच माँ एक पराठा सेंक कर रोटी की टोकरी में रख चुकी थी, दूसरा तवे पर था और तीसरा चकले पर। पराठा खत्म होते ही बिट्टी ने माँ की तरफ देखा। माँ ने आंख चुरा ली। बिट्टू अपना पराठा खत्म करके तीसरे पराठे के लिए जिद करने लगा। माँ बड़े तरद्दुद में थी, फिर भी उसने उसे समझाना चाहा, बस और नहीं। बिट्टू क्योंकि छोटा और नासमझ था इसलिए जिद्दी भी था। वो इस पर बजिद था कि कुछ भी हो जाए वो पराठा जरूर लेगा। माँ का ध्यान बार बार खत्म होते आटे और घी पर जा रहा था। पराठे बनाने में यही तो मुसीबत होती है, चाहे पेट भर जाए नीयत नहीं भरती। आज सारा आटा खत्म कर दिया तो कल का इंतजाम कहाँ से होगा? फिर उधार। वो बोली, जीभ की खिवाई पेट नहीं अटने देती, अपने पेट की समाई देख। माँ की बात बिट्टू के कानों तक पहुंच ही नहीं रही थी। आखिर माँ ने आटे की छोटी सी लोई बनाई और एक छोटा सा पराठा बनाकर उसे दे दिया। मेरा छोटा सा बेटा और उसका छोटा सा पराठा। बिट्टी खा तो चुकी थी मगर बैठी थी। कटोरी में थोड़ी सी सब्जी भी बची थी। वो मुंह से कुछ नहीं बोल रही थी। माँ बार बार नजर बचाकर उसे देख रही थी। 4 पराठे सिक चुके थे, 5वां बेल रही थी। बिट्टू वो पराठा भी हड़प कर गया था। वो माँ से एक पराठा और मांगने लगा। इस बार माँ ने सख्ती से डांट दिया, जाता है या बताऊं? मारने को बेलन उठाया तो वो 9-2-11 हो गया। बिट्टी हंस दी। माँ को भी हंसी आ गई। धीरे से बोली, बहुत शैतान हो गया है। फिर धीरे धीरे सुस्त होती गई और दुख भरे लहजे में बोली, माँ बाप का नाम ओढ़े से क्या फायदा जो बच्चों को पेट भर रोटी भी ना दे सके। बांझ होती तो धीरज रहता कि नहीं हुए। है भगवान, बच्चे दे तो ऐसा मत कर के बच्चे पराठे जैसी छोटी चीज को तरस जाएं। और आंचल से आंसू पोंछने लगी। बिट्टी चुपचाप बैठी माँ को देख भी रही थी और बात भी सुन रही थी। 5वां पराठा सिक चुका था। उसे माँ ने टोकरी में रख दिया तो बिट्टी धीरे से बोली, आटा तो बचा है, एक और बना दो। माँ थोड़ी देर उसी तरह चकला बेलन पर हाथ रखे चुपचाप बैठी रही। तवा खाली जलता रहा। घी लगा होने के सबब धुआं भभक कर उठ रहा था और माँ के मुंह पर से गुजर रहा था। बिट्टी अपने आप ही बोली, इस वक्त नहीं खाऊंगी, सवेरे के लिए रख दूंगी। हम इतने बड़े आदमी नहीं कि बच्चों को नाश्ता करा के स्कूल भेजें। 2 वक्त की रोटी मिल जाए तो बहुत है। बार बार खाने वाले दूसरों का हिस्सा भी खाते हैं, अपने हिस्से पर ही सब्र करना चाहिए। बिट्टी का चेहरा उतर गया। आलू का बचा हुआ झोल पीकर वो उठने लगी। उसके उठने के अंदाज से लगा कि उसके घुटने उसे उठने नहीं दे रहे हैं। माँ उसे उठते हुए देखती रही। उठकर चलने लगी तो माँ ने उसे पुकारा, सुन। वो लौट आई। माँ ने 5वां पराठा उठाकर उसे दे दिया। ले, बिट्टू को मत बताना। सोचा था तेरे बापू को भरपेट खिला दूंगी, वैसे उनकी खुराक ही अब कहाँ रही। 5 तो बहुत हैं, 4 ही खा लें तो गनीमत है। बिट्टी दौड़ी दौड़ी गई और कागज लाकर उसमें लपेट लिया। जिस कोठरी में सब सोते थे दबे पांव गई और पराठे को छुपाने की तदबीर करने लगी। जमीन पर बिस्तर बिछे थे। बिस्तर क्या, गुदड़ी ही थी। उसने होशियारी से चारों तरफ देखा। बिट्टू आसपास कहीं नहीं था। जिस तरफ वो सोती थी वहां उसने कागज में लिपटा पराठा ठूंस दिया। थोड़ी देर उस पर बैठी रही। उसे बैठे बैठे ही महसूस हुआ कि पराठा अभी गर्म है। कल सुबह स्कूल जाते हुए खाकर जाएगी। अगर गर्म नहीं भी रहा तो मुलायम तो रहेगा। पराठा खाकर जाने में कितना मजा आएगा। कोई कहेगा भी कि कुछ खा लो तो कह दूंगी कि घर से खाकर आई हूं। फिर रुक कर बुदबुदाई, आधा उसके लिए ले जाऊंगी। ताना देता था, कभी खिलाया भी करो। पर आधे का क्या ले जाना, तो फिर पूरा ले जाऊंगी। उसने दोबारा गुदड़ी उठाकर देखा।
पराठा कागज में लिपटा जूं का तूं रखा था। उसका दिल नहीं माना, उसने उसे निकाल लिया। कागज हटाकर देखा, चिकना हो गया था। न जाने क्या सूझा कि एक तरफ से तोड़कर चट से खा गई। रूखा ही मजा देता है, बेकार ही लोग पराठा सब्जी से खाते हैं। बाकी उसने कागज में जल्दी से लपेटा और फिर रख दिया। थोड़ी देर वो बगैर मुंह चलाए उसी तरह चुपचाप बैठी रही, फिर धीरे धीरे मुंह चलाना शुरू किया। काफी देर तक इसी तरह चलाती रही। बिट्टू माँ के पास पहुंच गया था। उसे फिर भूख लगी थी। माँ उसे डांट रही थी। बापू आने वाले थे। बापू शाम को लेमन जूस वगैरह की छोटी सी दुकान लेकर सड़क के किनारे बोरिए पर बैठ जाते थे। 8-10 आने मिल गए तो मिल गए, नहीं तो डब्बा और बोरिया लेकर 8 बजे तक घर आ जाते थे। बापू के आने के वक्त बिट्टी बाहर निकलकर खड़ी हो जाती थी। जैसे ही उन्हें आता देखती थी वैसे ही आगे बढ़कर उनके हाथ से सामान ले लेती थी। उस दिन बापू थोड़ा जल्दी आ गए। वो बाहर जाकर सामान नहीं ले पाई। बापू ने आते ही पूछा, आज बिट्टी कहीं गई है क्या? नहीं तो, माँ ने कहा। बापू खुद ही बोले, लगता है मैं आज जल्दी आ गया। माँ ने कहा तो कुछ नहीं, लेकिन हंस दी। बापू हाथ पैर धोने में लग गए। बिट्टी ने जल्दी से तख्ता बिछाकर लोटा और थाली सजा दी। दिल ही दिल में सोचती रही कि बापू को भी पराठे पसंद हैं। पराठे देखकर बापू बहुत खुश होंगे। मिल में काम करते थे तो तीसरे चौथे दिन पराठे बनवाया करते थे। अचार के साथ पराठा खाना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। तब माँ अचार भी डाल देती थी। अब तो कभी कभार काम वाले घरों से 2-4 फांके मांग लाती है। बापू खाने बैठे। माँ ने सब्जी और पराठे परोसे तो उसकी आंखों में खुशी झलकी पड़ रही थी, लेकिन बापू को अपनी तरफ बुझी बुझी आंखों से देखते हुए पाकर उसकी खुशी दोपहर बाद की धूप की तरह सिमटती चली गई। बापू धीरे से बोले, बिट्टी की माँ। जुमले को अधूरा छोड़कर वो खाने में लग गए। खाते खाते बोले, बहुत घी लग गया होगा। पराठा कमबख्त बहुत घी पीता है। पानी में बन सकता तो सबके मुंह पड़ जाता। थोड़ी देर बाद फिर पूछा, बच्चों ने खाए या नहीं? माँ ने गर्दन हिला दी। जब 2-4 लुक़मे ले लिए तो माँ ने बताना शुरू किया, आज बिट्टी को मार दिया। उसकी गलती भी नहीं थी। बच्चे को भूख लगी हो और खाने को ना मिले तो चिल्लाएगा नहीं। वो उल्टा सीधा बोल गई। बोल क्या गई, भूख ने बुलवा दिया। मैं मार बैठी। बहुत रोई बेचारी। रमी बाबू की बहू जी ने महीने के 10 रुपए दिए थे। बहुत रोका पर दिल नहीं माना। सोचा तुम्हें भी अच्छे लगते हैं, बिट्टी और बिट्टू भी चाव से खाते हैं। हिम्मत करके जुगाड़ बिठा ही दिया। बापू चुपचाप खाते रहे। चौथा पराठा भी उन्होंने ले लिया। खाकर उठे तो धीरे से बोले, देखो आज के ये पराठे कितने दिन तक सहारा देते हैं। और हल्की सी हंसी हंस दिए। तुमने नहीं खाया? हाथ धोकर बापू ने पूछा। सवेरे से पेट नरम था इसलिए भात डाल दिया है। बापू ने माँ की तरफ देखा और बाहर निकल गए। बिट्टू सो गया था। बिट्टी गटर गटर सब देख रही थी। अगले दिन सुबह बापू चौकीदारी से थोड़ी देर हुए लौटे थे। असल चौकीदारी का वक्त तो 5-5:30 बजे का ही था। आजकल 5 बजे दिन निकल आता था। जिन घरों की चौकीदारी करते थे उनमें से कोई दूध लाने को कह देता था तो कोई चाय की पत्ती मंगाने भेज देता था। इस बहाने बापू को भी 2 घूंट चाय मिल जाती थी। कभी कभी बासी कूसी खाना भी दे देते थे। खाना बापू वहां नहीं खाते थे, घर ले आते थे। माँ को सवेरे ही 6 बजे से पहले घरों का काम निपटाने के लिए निकल जाना होता था। बिट्टी अपने आप ही तैयार होकर जाती थी। बिट्टू या तो सोता रहता था या फिर उठकर बहन से झगड़ा करता था, भूख लगी है। बापू अगर वक्त से आ जाते तो चाय वाय मिल जाती थी, नहीं तो बिट्टी 7 बजे तक बिट्टू को घर छोड़कर स्कूल चली जाती थी। स्कूल जाना उसे पसंद था, वहां उसे खुलापन लगता था। बिट्टी सुबह जल्दी उठ गई। उठते ही उसने सबसे पहले बिस्तर हटाकर पराठा देखा। कागज में लिपटा रखा था। उसने ज्यादा टोह नहीं की। रखा देखकर मुतमईन हो गई। टट्टी के लिए चली गई। टट्टी के लिए उसे थोड़ा दूर जाना पड़ता था। बम पुलिस की टट्टियों में तो सवेरे भीड़ लगी होती थी, इसलिए फारिग होने घाट पर चली जाती। बिट्टू तो वहीं नाली के किनारे बैठकर फिर लेता था। बिट्टी अब थोड़ी बड़ी हो चली थी। लौट कर वो जल्दी जल्दी नहाई, किताबें जमा की। वो अपने इस फैसले से खुश थी कि चाहे उसे खुद आज खाने को मिले ना मिले, वो दोस्त को जरूर पराठा खिलाकर छोड़ेगी। उस दिन उसने ऐसी बात क्यों कही थी? उसने बिट्टू की तरफ देखा। वो आंखें बंद किए सो रहा था। बहुत संभल कर उसने बिस्तर हटाया। पराठा गुम था, सिर्फ कागज पड़ा था। उसने सोचा हो सकता है पराठा नीचे खिसक गया हो। उसने पूरे का पूरा बिस्तर पलट दिया।
پراٹھا واقعی غائب تھا۔ کہاں چلا گیا؟ کون لے گیا؟ اس کی نظر بٹو پر گئی۔ وہ نیم آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے دیکھتے ہی اس نے آنکھیں کس کر بند کر لیں اور جیسے گہری نیند میں سو گیا۔ بٹی کو لگا جیسے اسے کسی نے بجلی کا کرنٹ چھوا دیا ہو۔ اس نے پوچھا، میرا پراٹھا تو نے کھایا؟ وہ سوتا ہوا بنا رہا۔ وہ اس کے پاس گئی اور زور زور سے اسے ہلانے لگی۔ اس نے آنکھیں کھول کر بٹی کی طرف اس طرح دیکھا جیسے نیند میں ہو اور آنکھیں بھینچ لیں۔ بٹی بار بار چلا رہی تھی، بولتا کیوں نہیں؟ تو نے میرا پراٹھا کھایا؟ بول بول بول۔ اس نے اس کے بال پکڑ کر کھینچنے شروع کر دیے۔ بال کھینچے تو اس نے آنکھیں کھولیں۔ وہ پوری طرح روحانسا ہو گیا تھا۔ بتا، پراٹھا کہاں گیا؟ وہ پاگلوں کی طرح چیخنے لگی۔ بول بول، تو نے میرا پراٹھا کیوں کھایا؟ وہ دھیرے سے بولا، بھوک لگی تھی دیدی۔ بٹی کو اور زور سے غصہ آ گیا۔ وہ اس کے اوپر چڑھ بیٹھی اور اس کی گردن پکڑ کر مارنے لگی۔ بٹو کو روتے روتے کھانسی آنے لگی، لیکن وہ رکی نہیں۔ باپو آ رہے تھے۔ ان کے ڈنڈے کی آواز دور سے سنائی دینے لگتی تھی۔ وہ اسے چھوڑ کر اٹھ گئی۔ اٹھ کر بٹو کی طرف دیکھا۔ بٹو کی زبان تھوڑی باہر نکل آئی تھی۔ اس نے غور سے دیکھا اور زبان کو اندر کرنے میں لگ گئی۔